हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। मैं हूं आपकी CSIR नेट लाइफ साइंस की एजुकेटर आशिता मैम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अपने दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म से पहले। मतलब देखो, अगर तुमने पहले भी एग्जाम दिया है या फिर तुम्हारे किसी सीनियर ने दिया है तो डेफिनेटली तुमने थोड़ी बहुत चीज़ें तो उसके साथ डिस्कस करी ही होगी कि भाई क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है या हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में हैं अभी तक स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीज़ें जो हैं ऑलरेडी होनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही फॉर्म आए तुम इमीडिएटली फॉर्म को जो है स्टूडेंट्स एकदम बिना किसी डिफिकल्टी के फिल आउट कर सको। तो चलिए उसी चीज़ को ज़रा समझते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन में। देखो, यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस यूज़ करा है वो मैंने 2024 जून 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला था उससे लेके रेफरेंस मैंने यूज़ करा है, ताकि तुम अच्छे से कनेक्ट कर पाओ कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे फॉर्म में आती हैं या ब्रोश्योर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो, यहाँ पे अभी तुम डेट्स पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे डेट्स पे मत जाना क्योंकि ये तुम्हारे जून के लिए मेंशन है। तो इसलिए मैं अभी आपको कह रही हूँ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी वाला नहीं है, ये जून वाला है। उससे मैंने रेफरेंस लिया है ताकि तुम समझ सको या पढ़ना सीख सको इसमें कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें इसमें फिल आउट करनी है या देखनी है। देखो, सबसे पहले तो ये रहता है कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो कैटेगरी वाइज रहता है। आपका जो जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ, लगभग 1150 का फॉर्म रहता है। इतना जो अमाउंट है स्टूडेंट्स आपको पे करना होता है। तो इसमें एक पॉइंट समझ लेना, जैसे ही तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, कंफर्मेशन पेज के बाद जो तुम्हारे पास पेमेंट स्लिप आती है उसको डाउनलोड कर लेना। जस्ट इन केस कभी ये ऐसा होता है स्टूडेंट्स की पेमेंट तुम्हारे साइड से कट जाता है पर उसमें शो करता है कि पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो उस कंडीशन में यू कैन कॉन्टेक्ट देम, ठीक है, कि पेमेंट आपकी साइड से स्टूडेंट्स हो चुका है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना, तब ये मत करना जो आखिरी तारीख होगी उसी में तुम फिल कर रहे हो, क्योंकि तब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है साइट पर। और कई बार स्टूडेंट्स जो पेमेंट वाला पॉइंट है या आपकी कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स अपडेशन है वो ढंग से हो नहीं पाता या डिले हो जाता है, जिसकी वजह से आप फॉर्म फिल करने से रह जाते हो। तो यहाँ पे अगर मैं जून के बारे में बात करूँ, लगभग तुम्हें 21 से 22 दिन का टाइम पीरियड दिया था। दिसंबर में थोड़ा सा ये टाइम पीरियड कम हो जाता है, ठीक है। तो इतने टाइम पीरियड में ये मत सोचना कि आखिरी वाले दिन ही मुझे पेपर फिल करना है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी डेट्स पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, डेट्स पे नहीं जाना है, हमें जाना है कि क्या क्या चीजें हमें दी जाती हैं फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले तो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा उस चीज के बारे में तुम्हें बता दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें ये भी बता दिया जाएगा कि कहाँ पे तुम्हारा सेंटर जो है वो पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये तुम जब एप्लीकेशन भरते हो तब तुम उसमें 3-4 ऑप्शंस जो है अपनी फिल कर देते हो। उसके बाद जब आता है स्टूडेंट्स इंटीमेशन स्लिप, उसमें तुम्हें बता दिया जाता है कि भाई क्या तुम्हारा सेंटर रहेगा। और उसके बाद आता है स्टेप स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, जो कि लगभग एग्जाम से 15-20 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, अरे मैम अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कब आएगा। तो भाई वो आ जाता है, उसकी चिंता मत करो। तुम्हारा काम है कि फॉर्म को सही तरीके से फिल करना। देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो मोड रहता है स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन मोड रहता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड या CBT पैटर्न वाला रहता है। अगर हम लोग बात करें तो तुम्हें पता है कि MCQ क्वेश्चंस होते हैं। लाइफ साइंसेस की अगर मैं बात करूं, ABC पार्ट्स रहते हैं। पार्ट सी के क्वेश्चंस के पैटर्न आपको ऑलरेडी कराए जा रहे हैं, पार्ट बी के भी कराए जा रहे हैं, और पार्ट ए रहता है जनरल एप्टीट्यूड का। अगर हम बात करें ड्यूरेशन रहती है स्टूडेंट्स, लगभग 3 घंटे का पेपर रहता है तुम्हारा। और अगर हम लोग बात करें जो एग्जामिनेशन डेट्स रहती हैं वो 3 से 4 डेट्स ये लोग निकालते हैं। उसमें से लाइफ साइंसेस के लिए भी एक डेट होती है, केमिकल साइंसेस, और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए भी रहती है। तो यहाँ पे अभी हम डेट्स वाला सेक्शन नहीं देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे तुम पेपर वगैरह दे देते हो, उसके बाद तुम्हारा जो रिस्पॉन्स की होता है स्टूडेंट्स, या जो तो आंसर की होती है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्स शीट होती है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, ताकि अगर तुम्हें डाउट लग रहा है तो तुम उसको चेक कर सकते हो। और अगर तुम किसी क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो तुम उसको चैलेंज भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है तुम्हें पहले से ही पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें वहां पर आपको फॉर्म में दी होती हैं या क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। मतलब ये मत समझना कि तुमने एक बार गलती कर दी और फिल भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, तो दोबारा से दूसरा फिल कर रहे हो सेम नाम से सेम नंबर से, ऐसे नहीं करना है। एक बार फिल कर रहे हो, ढंग से करना, तरीके से करना। अगर लग रहा है कि खुद से मिस्टेक हो सकती है तो भाई साइबर कैफे में चले जाना या कहीं किसी सीनियर की मदद ले लेना, जिससे कि तुम अपना
अपना जो फॉर्म है स्टूडेंट्स वो एकदम सही तरीके से भरो। अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स वो आप अपने ईमेल एड्रेस से करते हैं या अपने फ़ोन नंबर से करते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी के लिए आपके पास ओटीपी, आपके ईमेल एड्रेस और साथ ही में आपके जो फ़ोन नंबर है उसमें आता है, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि ये आप ही का नंबर है, आप ही का मेल एड्रेस है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे ही तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें तुम्हारे पास कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मौजूद होनी चाहिए। देखो पहला स्टेप यही था कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को रजिस्टर करा देना। उसके बाद क्या रहता है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये रहता है कि यहाँ पर आपके पास आपकी जो पिक्चर है, फोटोग्राफ है, वो आपके पास होनी चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। और साइज जो है स्टूडेंट्स वो आप देख लो 10 KB से 200 KB तक का आपके पास इमेज का साइज होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई क्रॉप कर लो, बहुत सारी साइट्स होती हैं उसमें ऑप्शंस गिवन होता है। नहीं हो पाता है तो मैं अगेन बोल रही हूँ किसी से हेल्प ले लेना, बट कुछ गड़बड़ मत करना। यहाँ पे कंडीशंस भी बता रखा है, ब्लैक एंड व्हाइट या विद 80% ऑफ द फेस विजिबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे चेहरे पे कोई मास्क लग रहा है या कुछ लग रहा है, नहीं भाई चेहरा दिखना चाहिए, क्योंकि जब वहां पे वो तुम्हारा क्रॉस चेक करेंगे तो वो फोटो ही मैच करेंगे भाई तुम्हारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट तुम्हारा सिग्नेचर। तो तुम अपना सिग्नेचर जो है किसी ब्लैंक पेपर पे करके, ठीक है, उसका फोटो ले लेना, उसको स्कैन कर लेना और अपने ड्राइव में सेव करके रख लो, ताकि आगे चल के जो भी फॉर्म भरोगे उसमें ये काम आने वाला है। नेक्स्ट स्टूडेंट रहता है कि मान लो कि तुम अभी तुम्हारा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है ना, मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकला है, तो उस कंडीशन में तुम्हें एक और चीज फिल करनी होगी, वो है अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि जो आपका रिजल्ट रहता है स्टूडेंट्स वो अभी निकला नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें एक और चीज जो है वो फिल करनी होती है, और वो चीज अपने कॉलेज से करवा के तुम इसमें अटैच कर सकते हो। दूसरी चीज रहती है स्टूडेंट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसका आपको बेनिफिट आपको एग्जाम में होने वाला है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर रिजर्वेशन, तो आपके पास उसका जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट्स वो होना चाहिए। अब चाहे मैं SC ST OBC या EWS कैटेगरी, इन सब कैटेगरीज की बात करूं, तो इनका सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। सिमिलरली अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। लास्ट में ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स, जब आप ये सब चीजें भर देते हैं, अपने ऑप्शंस भर देते हैं, आपको कौन कौन से लाइक एग्जाम में अपीयर होना है, आपको कौन सा लाइफ साइंसेस का भरना है, केमिकल साइंसेस का भरना है, जिसका भी भरना है, आपने ये सब चीजें भर दी हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाता है कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से हो जाता है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है, अगेन आई एम सेइंग भाई हेल्प ले लेना, इसमें बिल्कुल भी गलती मत कर देना कि तुमने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट तुम्हारी साइड से हो गई है और वहां से दिखा रहा है कि पेमेंट ही नहीं हुई है। तो ये कंडीशन जो है ना आए, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक तो शुरुआत के टाइम पे ही फॉर्म को भर देना, ठीक है। ऐसे मत करना कि आखिरी दिन रात में बैठ रहे हो, रात में 12 बजे बंद होने वाला है और 11:55 तक तुम्हारा फॉर्म ही नहीं फिल हुआ। ये कंडीशन करोगे भाई बेकार में रह जाओगे, साल बर्बाद हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद उन चीजों को सेव भी कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म भी तुम सेव कर सकते हो और अपना जो पेमेंट स्लिप है उसको भी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है स्टूडेंट्स की क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक चीज दे रखी है कि एडमिट कार्ड लेके जाना है तुम्हें, और उसमें तुम्हारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, तुम्हारा साइन ऑलरेडी अटैच हो रखा होता है, तो वो तुम्हें लेके जाना है स्टूडेंट्स। उसके बाद तुम्हें अपनी साइड से ही एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन इन लोगों ने सजेस्ट कर रखा है कि आप ले जा सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एडिशनल फोटोग्राफ भी लेके जानी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रख लेना, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन योर फॉर्म, बिल्कुल वही वाली फोटोग्राफ लेके जानी है, कोई दूसरी फोटो मत लेके चले जाना। और अपनी एक आईडी भी आपको कैरी करनी है। फोटो आईडी जो है स्टूडेंट्स वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट, कोई सा भी आप फॉर्म का जो आया मतलब आईडी कार्ड यूज कर रहे हो, जिसको ले जाना चाहते हो, तो उसको आपको लेके जाना है। उसके बाद अगर PWBD सर्टिफिकेट आपका इशू है तो आपको उसको लेके जाना है। और अगर भाई पानी वानी पीना है, वैसे तो ये सब फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड करते हैं, बट अगर अपनी साइड से लेके जाना है वाटर बॉटल वगैरह, आप दूर लंबा सफर करके आ रहे हो, तो उस कंडीशन में भाई अपनी ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना। और देखो कोशिश करो कि इसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, अगर वो लिखा है तो उस स्लिप को प्लीज हटा देना, सो दैट कि वो ट्रांसपेरेंट रहे और कोई एलिगेशन ऐसा ना आए तुम्हारे ऊपर कि तुमने चीटिंग करी है, ठीक है। बहुत सारे मोड्स रहते हैं, तुमने हाल फिलहाल में भी सुना
होगा जब जून का भी पेपर हुआ था तब भी ऐसा कुछ डिटेक्ट करा गया था कि थोड़ा बहुत चीटिंग वगैरह हुआ था एग्जामिनेशन सेंटर में। तो उस चीज से भाई बचने के लिए अपनी साइड से सारी जो भी कंडीशंस हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना और इम्प्लीमेंट करना कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आप इन सबको फुलफिल कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप अपना पेपर दे आते हैं और पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर आता है बेस्ड अपॉन योर कट ऑफ। तो यहाँ पे आपको जून में भी बता दिया गया था कि इस बार जो आपका जेआरएफ का जो एग्जाम है, नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, उसमें 3 कैटेगरीज को डिवाइड करा गया है। 3 कैटेगरीज को इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे बहुत इच्छुक होते हैं कि हमें पीएचडी करनी ही करनी है, भले ही हमें फेलोशिप ना मिले। तो उन स्टूडेंट्स को भी सोचा गया, उनके बारे में भी सोचा गया है और यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहली कैटेगरी स्टूडेंट ये है, मान लो किसी के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छी परसेंटाइल आ रही है, तो उसको जेआरएफ मिल जाएगा। अगर उसे जेआरएफ मिला है तो यानी कि फेलोशिप मिल रही है, और इसका मतलब है स्टूडेंट्स की वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एप्लीकेबल है, लेक्चरर के लिए एप्लीकेबल है, और साथ ही साथ वो पीएचडी में भी एडमिशन जो है स्टूडेंट वो ले सकता है। अब कैटेगरी 2 का अगर कोई स्टूडेंट है स्टूडेंट्स, तो उसमें ये कंडीशन होगी, उसके मार्क्स थोड़े से कम होंगे, उसे फेलोशिप तो नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से पैसा तो नहीं मिलेगा, बट हाँ वो लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल है और साथ में कहीं पे भी पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। मतलब अगर तुम्हें फेलोशिप सरकार नहीं दे रही है और पर तुम फिर भी पीएचडी करना चाहते हो बिना फेलोशिप के भी, तो भी तुम पीएचडी में स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हो, मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी रहेगी। तीसरी कंडीशन रहती है स्टूडेंट्स, जिसमें ना ही तुम जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हो, ना ही तुम एडमिशन आपने जो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो, पर तुम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो देखो थर्ड वाली जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स, मैं रिकमेंड यही करूंगी कि कोशिश करो कि पहली 2 कैटेगरीज में आओ तुम, ठीक है। अपना जेआरएफ भी निकालो, फेलोशिप निकालो, स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए भी अपना कोशिश करो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, और साथ में लेक्चरर वाली पोजीशन के लिए भी ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाली कैटेगरी में ये हो जाता है कि सिर्फ तुम पीएचडी के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो, और लेक्चरर के लिए इन्होंने इसमें मना कर दिया है, फेलोशिप भी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी मोटिवेशन जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ी खत्म हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आई होप आप सभी बच्चे जो है ध्यान रखेंगे और ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है स्टूडेंट्स CSIR नेट अड्डा चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।